जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। इस नई सीरीज़ में आप सबका स्वागत है, जिसका नाम है क्वेश्चन से क्वेश्चन तक। इस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। कल जो वीडियो हमने अपने चैनल जीके बाई मुकेश सर पर अपलोड किया था, उसे आपने देखा और सराहा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आइए फिर शुरू करते हैं जीके के नए प्रश्नों के साथ, जो आने वाले सभी वनडे एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके लिए। कुछ लोग कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि सीरीज़ ये लगातार निरंतर शुरू रहेगी, जारी रहेगी, तो मैंने कहा बताया भी, वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि 2 नहीं तो कम से कम 1 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर रोज़ अपलोड करूँ। पहला प्रश्न है, देखिएगा, कमेंट्स करके जवाब दीजिएगा हमें। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ? भारत में भी और उत्तर प्रदेश में भी बात करेंगे हम लोग जब इसके आंसर कवर कर रहे होंगे तब। दूसरा प्रश्न है, ये आपका इतिहास से है। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को, संख्या भी कमी है वीडियो छोटा रखने की, सोचा गागर में सागर वाली बात। वही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश का चेदी क्षेत्र कौन सा था? 16 महाजनपदों से है ये प्रश्न। अवध, बुंदेलखंड, ब्रज, रोहिलखंड। कमेंट्स में आंसर ज़रूर बताइएगा और अपने आप को भी चेक करिएगा। अगला प्रश्न है आपसे, हर्षवर्धन का राजधर्म किस धर्म पर आधारित था? बताना है, ये भी इतिहास से है। आंसर मैंने बाद में बताए हैं आपको। इसके बाद सीरीज़ के बाद मैंने वही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का समावेश और उनके आंसरों का समावेश किया जा सके, इसलिए यहाँ पे आप अपने आप को चेक कर लीजिएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ये भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, मॉडर्न हिस्ट्री से है। गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ की थी? 4 ऑप्शन है आपके। प्रश्न आपको आसान लग रहे होंगे, दिख रहे होंगे, लेकिन इतने आसान है नहीं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? जितने भी प्रश्न हैं संभवतः आने वाले एग्ज़ाम में, जो भी वनडे एग्ज़ाम होंगे उनमें बन सकते हैं, या किसी न किसी एग्ज़ाम में भी आए होंगे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रेरित है? ये आपके ऑप्शन है। 15 प्रश्न है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सभी सब्जेक्टों को समावेश किया जा सके। अगला प्रश्न, किस गैस के कारण जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभाव होता है? विज्ञान से है ये। मुझे नहीं पता वीडियो 10 मिनट का होगा या 15 मिनट का या 20 मिनट का।
अगला प्रश्न, भारत में जीपीएस आधारित टोल प्रणाली किस वर्ष शुरू होने की योजना है? ये आपके ऑप्शन है। ये इनके जवाब मैं आगे दूंगा सारे प्रश्नों के। ये अभी आप अपने आप को देखिएगा आपकी तैयारी कैसी है। अगला है, विश्व का पहला एआई आधारित संसद सत्र किस देश में आयोजित हुआ? देखिए 15 प्रश्नों को चूज करने में पूरा दिन लग गया। अगला प्रश्न है, नया भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2025 किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? ये आपके विकल्प रहे। देखने में लग रहा है आसान सी प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल स्पेस एक्सपो 2025 कहाँ आयोजित हुआ? अगला प्रश्न, ये तो आपको आसान सा लग रहा होगा, भारत की नई मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 में कौन बनी है? इनमें से कोशिश ये रही हमारी कि इनके अभी मैं जवाब भी दूंगा आगे। अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाती है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। सावधानी तो पूर्णतः बरती है, फिर भी मानवी तो है, गलती हो सकती है। अगला प्रश्न 14वां है आपका, 2025 की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे इनमें से? ये भी आसान सा सवाल लग रहा होगा आपको। जो मैंने इनसे तथ्य इन प्रश्नों से संबंधित जो तैयार किए हैं वो बहुत बेहतरीन रोचक जानकारी, आपको मज़ा आ जाएगा वीडियो में देखना। अगला प्रश्न है, भारत में 2025 की जनगणना किस तकनीकी में पहली बार की जा रही है? ये प्रश्न बना भी था किसी एग्जाम में, और जनगणना से तो 100% प्रश्न बनना है जब तक जनगणना चलती रहती है, और वन एग्जाम में इनसे प्रश्न बनते रहते हैं हर बार। अभी तो जनगणना हो ही नहीं है 2011 के बाद। अगला प्रश्न, ये मुझे लगा कि गिनती तो बढ़ रही थी लेकिन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 1-2 मिनट वीडियो का बढ़ जाएगा लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए आपका। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट 2025 पेश किया? चलिए, ये तो आपके प्रश्न थे, आपने अपने आप को चेक किया होगा। कमेंट्स करके बताना कि आपने इसमें से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। अब इनके तथ्यों पे बात करते हैं, इनके आंसर पे, इनके जवाब सही जवाब क्या है, और उनसे रिलेटेड जो भी मुझे जानकारी होगी मैं कोशिश करूँगा आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी अब तक पहुँचा सकूँ। मानवाधिकार आयोग की स्थापना भारत में 1993 में 12 अक्टूबर को, पहले वाले प्रश्न का आंसर है 1993। मानवाधिकार आयोग, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये एक वैधानिक सरकारी संस्था है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सीजीआई पूर्व मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं। इसका जो काम है वो मानवाधिकारों की सुरक्षा करना, उल्लंघनों की जांच करना, जो भी जैसे पुलिस हिरासत में किसी की मृत्यु हो जाए, तलाशी, बीमा, ये गलत हो गया, शायद टाइप हो गया, जेलों में दुर्दशा से संबंधित है, तलाकशुदा महिलाओं से नहीं, तलाक हुआ, विवाह विच्छेदन में किसी महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाए, ऐसे मानवाधिकारों को सुरक्षित करने के लिए ये काउंसिल है। केंद्र सरकार जो काम करती है केंद्र में,
उसे कहते हैं NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। ये केंद्र सरकार और राज्य में भी होता है स्टेट ह्यूमन राइट काउंसिल, राज्य मानवाधिकार आयोग। यूपी में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 2002 में हुई। ये प्रश्न बना है पुलिस में, आपने देखा होगा, लोग बनने एग्जाम, पुलिस के एग्जाम में बैठे होंगे, उन लोगों को पता होगा। एक इसी के आधार पे UNHRC भी होती है, यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करती है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। बात करें अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, कार्यकाल 1993। ये नहीं बनेगा। वर्तमान अध्यक्ष श्री वी सुब्रमण्यम। और उत्तर प्रदेश HSRC, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 4 अप्रैल 2002 में। बढ़िया, मैं लिख दिया। अगले प्रश्न, दूसरा प्रश्न है आपका, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश का जो चेद क्षेत्र है उसका सही जवाब था बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का आपने सुना होगा, 7 जिले आते हैं। ये चेद राजवंश वर्तमान समय में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच का जो क्षेत्र है, यमुना नदी के दक्षिण साइड में। राजधानी, ये 16 महाजनपदों से, आपने सुना होगा 16 महाजनपद। अगर आप अगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म ग्रंथ या भगवती सूत्र जो जैन धर्म ग्रंथ है उनमें पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो भारत आप देख रहे हैं, जो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये कभी 16 भागों में विभाजित था, जिसे एक करने का काम बाद में जो राजा हुए उन लोगों ने किया है। मगध ने कोशिश की और बाद में मिलाया भी मगध राजवंशों ने इसे 16 महाजनपदों को एक किया। पहला सम्राट आपने नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य रहे। इसकी राजधानी शक्तिमती बांधा में, बांदा जिला के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। और महाभारत में आपने चेद राजवंश का नाम सुना होगा। महाभारत जो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, वेद व्यास के द्वारा लिखा गया, सुना होगा। इसका दूसरा नाम जय संहिता, सतसैत्री संहिता, महाभारत का ही है नाम। इसमें शिशुपाल जो भगवान कृष्ण के बुआ का लड़का है, अगर आपने कथा सुनी होगी तो उसमें सुना होगा। इनकी साली का नाम क्या था, रुकुम, उनकी बहन रुक्मिणी। ये शिशुपाल भी उनसे शादी करना चाहता था और भगवान कृष्ण भी। तो फिर भगवान कृष्ण ने वध किया, बताया 99 गलती इसकी माफ़ करने का इसी को वरदान दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपसे, हर्षवर्धन। ये प्रश्न आज तक, मतलब ये हर्षवर्धन से तो प्रश्न बनता ही बनता है स्टेट में, अगर कोई भी एग्जाम होता है। हर्षवर्धन का राजधर्म, इसका किस धर्म पर आधारित था, बौद्ध धर्म। मतलब ये हर्षवर्धन पहले शैव धर्म को मानता था, बाद में ये बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। हर्षवर्धन ये थानेश्वर का राजा था। थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है। इसने दूसरी राजधानी बनाई है आपकी कन्नौज, उत्तर प्रदेश में। इसके बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन, जिसकी हत्या गौड़ नरेश, मतलब बंगाल का एक राजा था, उसका नाम था शशांक, उसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो उसके बाद गद्दी पे बैठा है हर्षवर्धन। इन्हीं की एक बहन है जिनका नाम है राजश्री। वो मौर्य वंश के राजा, क्या नाम था उनका, मौर्य वंश के राजा ग्रहवर्मन के साथ शादी हुई थी। कन्नौज के राजा थे वो। और ये हर्षवर्धन पुष्पभूत वंश का राजा है। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन बड़े विद्वान हुए हैं। उन्होंने खुद ही नागानंद, रत्नावली प्रदेशिका नामक नाटक लिखे हैं। इन्हीं के समय एक चीन यात्री भारत आया जिसका नाम है वैनशांग। इसकी रचना का नाम है सियूकी। वैनशांग को नीति का हर्षवर्धन के समय जो चीनी यात्री आया उसका नाम है फहियान, गलती हो गई, और उसका नाम है फहियान। रचना का नाम है फू क्यों की। नहीं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। हर्षवर्धन के समय आया वैनशांग, मतलब हा से हर्षवर्धन और हा से वैनशांग है। हर्षवर्धन के समय आया वैनशांग और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया फहियान, ऐसे है। चलिए, चीन यात्री भारत में आया जिसे नीति का पंडित यात्रियों में राजकुमार वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा गया। एक पुस्तक लिखी गई हर्षवर्धन के ऊपर जिसका नाम है हर्षचरित्र, जो बाण भट्ट ने लिखी है। ये कन्नौज के रहने वाले हैं। हर्षवर्धन से प्रश्न बनता है, अगर आपने अभी देखा, अभी कुंभ लगा था उत्तर प्रदेश में। कुंभ कल हम लोग पिछले वीडियो में बात की। कुंभ भारत में 4 जगह लगता है, नासिक में,
उज्जैन में, हरिद्वार में और प्रयागराज में। तो अगर आप पौराणिक बात करें तो जब समुद्र मंथन हुआ है बताया जाता है, तब से कुंभ की शुरुआत हुई। फिर धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आदि शंकराचार्य ने कुंभ की शुरुआत की है, ऐसा पढ़ा होगा, आपने सुना होगा। इतिहास की दृष्टि से देखें तो पहली बार या कुंभ की शुरुआत करवाने वाला ये राजा हर्षवर्धन ही था। ये प्रत्येक 5 वर्ष पर मोक्ष परिषद का आयोजन करता था। प्रयागराज तीर्थराज कुंभराज, जो भी यहीं से कुंभ की शुरुआत मानी जाती है। और आधुनिक भारत की बात करें तो 1870 में पहली बार आधिकारिक रूप से अंग्रेजों ने कुंभ लगवाया था। जो भी है अपनी अपनी कहानियाँ हैं, सबकी इतिहास है। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हराया था, ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना। इसका जवाब था जामनगर, गुजरात में, जिसे अब रिलायंस रिफाइनरी के नाम से जानते हैं। ये भारत का ही नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। 1999 में चालू किया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक जानते ही होंगे, भारत के सबसे बड़े पैसे वाले मुकेश अंबानी। अगला है ये प्रश्न, गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की? सुना होगा आपने, गांधी, महात्मा गांधी। महात्मा जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा, नेहरू जी ने बापू कहकर बुलाया करते थे। तो उन्हीं गांधी जी के बारे में है ये प्रश्न। तो इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत की है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर से। वहाँ पे नस्ल भेदी हिंदुस्तानी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था क्या वहाँ पे हिंदुस्तानियों के लिए उन्होंने आई कार्ड, मतलब पहचान पत्र जारी कर दिया, जिससे पता चले कि ये हिंदुस्तानी है। उनसे द्वितीय दर्जे का व्यवहार भी किया जाता था। तो यहीं पे जोहान्सबर्ग में सबसे पहली बार महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की और बहुत सारे लोगों ने साथ दिया और महात्मा गांधी की जीत भी हुई है। महात्मा गांधी के साथ आपने देखा पिछले एग्जाम में प्रश्न बना था कि ट्रेन से जा रहे थे तो फर्स्ट क्लास से उतार दिया गया इन्हें। वो पीटर्सबर्ग से पिटोरिया जा रहे थे तभी उतारा गया। 1893 की ये घटना है। और भारत में सबसे पहली बार गांधी जी ने चंपारण में नील की खेती के विरोध में जो आंदोलन चल रहा था, तिनकठिया पद्धति के विरोध में, तो पहली बार यहीं पे प्रयोग किया है सत्याग्रह का भारत में 1917 में। महात्मा गांधी के 3 राष्ट्रव्यापी आंदोलन रहे, 1920 असहयोग, 1930 सविनय अवज्ञा, 1942 भारत छोड़ो। बहुत सारे गांधी जी पे एक टॉपिक पूरा अभी आगे अगर आपने ऐसे ही प्यार दिया तो बनाऊंगा। गांधी जी के बारे में आजकल तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हुए लोग मैं देखता हूँ कि पापा ने दिला दिया पोप्पो, बेटा सुबह सुबह कर रहा पोप्पो। तो दुनिया भर के कमेंट्स गांधी के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं लोग। चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है आपका, ये आपके सोशल मीडिया से संबंधित है, जानते होंगे। इनमें से कौन सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध आईपीओ कंपनी है, मतलब जो शेयर मार्केट में सूचीबद्ध है, इससे संबंधित है। ये सब सोशल साइट हैं, जानते होंगे। ट्विटर के बारे में मैंने कहीं सुना था, एलन मस्क ने इसको खरीद लिया। बोला जाता है कि एलन मस्क की प्रेमिका ने एक बार इन्होंने ट्वीट किया तो उसने इन्हें ब्लॉक कर दिया एलन मस्क को। तो ये भी आदमी अपने आप में अलग ही तरह का है। इन्होंने ट्विटर खरीद लिया और उसको प्रेमिका को ही बिल्कुल हटा दिया उसका यहाँ से ट्विटर हैंडल बिल्कुल। ये बहादुर व्यक्ति इन्होंने इसका आईपीओ 2022 में जारी हुआ था। और फेसबुक जो अब मेटा प्लेटफॉर्म पे आता है, इसका भी आईपीओ 2013 में जारी हुआ था। बाइबो ये चीनी सोशल मीडिया है, जो तो लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया से अब जानने वाले होंगे वो जानते होंगे। ये क्यूरा ये भी सोशल मीडिया का ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये निजी प्लेटफॉर्म है। इसका आईपीओ जारी नहीं हुआ, इसके जो शेयर नहीं है मार्केट में, ठीक है, इसलिए ये इसका ऑप्शन ये वाला सही था, क्यूरा वाला। बाकी ये 3 चलिए अगला है आपका क्यूरा, बस ये ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है आपका, भारत का संविधान किस देश में से सबसे अधिक प्रभावित है? जानते होंगे, सबसे ज़्यादा तो 1935 एक्ट से लिया गया। उसके बाद अगर संविधान की बात करें तो भारत का संविधान जो सबसे ज़्यादा जहाँ से हमने सीखा है, लिया है,
भारत मतलब 1935 एक्ट के बाद उस देश का नाम है इंग्लैंड। ब्रिटेन तब बनता है जब वेल्स, स्कॉटलैंड, नार्दर आयरलैंड के साथ मिल जाता है, तो इसका नाम हो जाता है पूरा इंग्लैंड ब्रिटेन। राजधानी लंदन है जो टेम्स नदी के किनारे है। संसदीय शासन प्रणाली ली गई, कानून का शासन, एकल ना ये गलत टाइप हो गया, एकल मताधिकार नहीं है, एकल नागरिकता है। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन से ही मानी जाती है। ब्रिटेन 18वीं सदी में यहाँ पे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है। लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका क्या होगी लोकसभा में, ये भी ब्रिटेन से ही सीखा है हमने। एकल नागरिकता ली है। प्रभुसत्ता की अवधारणा, ये भी ब्रिटेन से ही सीखी है। अगर हम लोग बात करें, और आपके संविधान में तो दुनिया के संविधान से भी बहुत सारी चीज़ें ली गई, जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। बहुत सारी चीज़ें इस तरह से रखी गई हैं आपके संविधान में। रिपब्लिक गणतंत्र फ्रांस से लिया गया। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, सुना होगा। अगर ब्रिटेन की बात करें तो पूरा नाम इसका यूनाइटेड किंगडम, सुना होगा। राजधानी लंदन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बनता है ब्रिटेन। यहाँ पे आपने सुना होगा संवैधानिक राजतंत्र है, राजा रानी का पद है जो नाम मात्र का होता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति, असली या वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के हाथ में वहाँ भी है, भारत में भी है। और ब्रिटिश संसद दुनिया की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संसदों में से एक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के घर का नाम है 10 डाउन स्ट्रीट जो लंदन में है, और जहाँ इनके राजा रानी रहते हैं उनका उस घर का नाम है बर्मिंघम पैलेस, सुना होगा। अच्छा, अपने यहाँ एक और अच्छी जानकारी, मतलब रोचक जानकारी दूँ आपको। हमारे यहाँ क्या होता है कि दाईं तरफ ड्राइविंग होती है, जो ड्राइवर गाड़ी पे ड्राइविंग करता है, लेकिन ब्रिटेन में बाईं तरफ होती है गाड़ियों में। शिक्षा में अग्रणी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन में ही है। और ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है ब्रिटेन में मौसम बहुत तेज़ी से बदलता है। वहाँ एक कहावत है, डोंट लाइक द वेदर, वेट 5 मिनट्स। ब्रिटेन के लोग चाय के दीवाने हैं, अब तो भारत में भी चाय के दीवाने हैं। चलिए, सुना होगा। क्या मैंने कहीं एक लोक गायक थे आधार, उन्होंने कहा है कि क्या था, भोर होत खन पप्पू मांगे चाय चाय चाय, ऐसे। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है पाउंड, सुना होगा ये भी आप लोगों ने। और ब्रिटेन को एक ज़माने में सूरज न ढकने वाला राज्य कहा जाता था, क्योंकि उसके उपनिवेशिक हर महाद्वीप पे फैले हुए थे। अगला प्रश्न है आपका, किस गैस के कारण जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभाव होता है? इसका आंसर था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, जैसे ऑक्सीजन है वो तो जीवनदायिनी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ग्रीन हाउस गैसों को प्रभावित सबसे ज़्यादा यही प्रभावित करती है ग्रीन हाउस गैसों में। और जलवायु परिवर्तन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन से संबंध है, मतलब एकदम से जलवायु का परिवर्तित हो जाना, मौसम का, कि पानी कभी तो भूकंप आ गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, तापमान का एक बढ़ना, वर्षा का पैटर्न का बदल जाना, पृथ्वी के मौसम में दीर्घकालिक बदलाव हो जाना, जिससे बहुत नुकसान होना है। आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं सब लोग, इससे देख ही रहे होंगे, दुनिया भर में चीज़ें चल रही हैं। और जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा का बढ़ना, जो पृथ्वी की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती। और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और यह सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस है। ये कोयले, पेट्रोल, डीजल गैस जलाने से और फैक्ट्रियों से, वाहनों से निकलती है, और एक बार वातावरण में आ जाने के बाद ये सैकड़ों वर्षों तक मौजूद रहती है। इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, इससे ग्लेशियर पिघलने, समुद्र का जल स्तर बढ़ने और मानव जीवन पर खतरा हो सकता है। आजकल तो देख ही रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है पहले से। मीथेन सुना होगा, CH4 पशुपालन और गंदगी से निकलती है। ये CO2 से 25 गुना ज़्यादा असरकारक है, लेकिन इसकी मात्रा कम है इसलिए,
ठीक है, उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है इसका ग्रीन हाउस गैसों में। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये कृषि और उर्वरकों जो हम दवाइयों का प्रयोग करते हैं उससे होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस संदर्भ में सीधा असर नहीं डालती हैं इन गैसों पे, अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन को लेकर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में जीपीएस आधारित टोल प्रणाली आपने देखा होगा, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, मतलब गाड़ी कहाँ है पता चल जाएगा आपका मतलब घर बैठे है ना, ऐसे मोबाइल में नहीं पता चल जाता है कि कहाँ पे हो, जैसे ही आप लोकेशन ट्रैक करेंगे तो वैसे ही। अब क्या किया गया 2000, इसका सही जवाब 2025 था। ये वाणिज्य वाहनों पे पहली बार ये लगाया जाएगा जीएनएसएस, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार इसके द्वारा ट्रैक करेगी और कौन कितनी दूर तक जाता है इसके आधार पे, उस पर किसी अभी पूरे देश में नहीं, मतलब किसी टोल पे लगाया जाएगा। इसके तहत दूरी ट्रैक हो जाएगी और केवल वाणिज्य वाहनों पे आरंभ लागू होगी भैया। ये टैक्स, ये टोल सिस्टम है, देशव्यापी है। चलिए अभी आराम रहेगी, लेकिन वाणिज्य वाहनों पे तो लगेगा। लेकिन भाई अगला है आपका, विश्व का पहला एआई आधारित संसद सत्र किस देश में आयोजित हुआ? इसका सही जवाब था यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, राजधानी रियाद सुनी होगी आपने। अच्छा, संयुक्त अरब अमीरात वो देश है, इस्लामिक कंट्री है ये भी, 99% यहाँ पे रेगिस्तान है। आपने मक्का मदीना का नाम सुना होगा, इस्लाम के जो जन्मदाता हैं मोहम्मद साहब, वो भी यहीं के हैं। अच्छा, दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी ज़मीन मक्का मदीना में ही है, हर कोई वहाँ ज़मीन खरीदना चाहता है। जो लोग इस्लाम को मानने वाले जाते हैं हज करने के लिए मक्का मदीना। अच्छा, ये तेल उत्पादक और निर्यातक दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यहाँ समुद्र का पानी फिल्टर करके पीते हैं, नदी नहीं है। अच्छा, ऊँटों की दौड़ होती है, ऊँटों का देश भी इसे कहा जाता है। और यहाँ सरिया कानून लागू है भैया, जैसे यहाँ पे संविधान नहीं है, सरिया है जो कुरान में है उसी के अनुसार मानना है। महिलाओं को ड्राइविंग करने की छूट नहीं, सुना होगा इस तरह की बातें आपने सऊदी अरब के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, नया भारत इंफ्रास्ट्रक्चर 2025 का उद्देश्य ग्रीन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डेवलपमेंट। इसका सही जवाब था ऑप्शन डी सही था, शायद देखा होगा आप लोगों ने। अच्छा, ये आजकल तो भारत सरकार का इस पर है, फोकस भी है, बेहतरीन बैटरियों का निर्माण किया जा सके और आत्मनिर्भर हो सके हम, सुनिश्चित हो सके इस बात के लिए कि ऊर्जा संक्रमण। और इसके तहत वो जैसे हमारे फिलिंग स्टेशन थे ना जहाँ से पेट्रोल डलवाते थे, वो इसके तहत चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाने के लिए है। 30,000 करोड़ की राशि आवंटित की है भारत सरकार ने। वर्तमान समय में जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने जितेंद्र सिंह, पता नहीं शायद कुछ ऐसा नाम है उनका ऊर्जा मंत्री का, जितेंद्र सिंह ही नाम है। अच्छा, अगला है प्रश्न आपका, इंडिया इंटरनेशनल स्पेस एक्सपो 2025 ये नई दिल्ली में, ये आपका रक्षा प्रौद्योगिकी, मतलब ये स्पेस से संबंधित काम है। इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी पता किया जाएगा कि इन्होंने लोगों ने जो टेक्नोलॉजी में काम किया है स्पेस के क्षेत्र में, उसी से संबंधित ये प्रश्न था। मुझे माफ़ी चाहूँगा, ज़्यादा जानकारी नहीं है इस प्रश्न से संबंधित। अगला प्रश्न है आपका, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुना होगा आपने, अनुच्छेद 324। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, कार्यकाल 6 वर्ष चुनाव आयुक्त का होता है। वर्तमान में ये है ही, आपको जवाब देना था, ज्ञानेश कुमार हैं। चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। भारत में पहली बार आम चुनाव 1951-52 में हुए थे, मुख्य रूप से आप 52 कह सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में पहली बार ग्रीन बजट 2025 प्रस्तुत किया है, जिसका नाम है राजस्थान। सुना होगा, थारा मारा राजस्थान, वीरों की धरती राजस्थान है ना। और राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, यूपी की सीमा से भी टच करता है राजस्थान। चलिए भैया, अगला प्रश्न है, इतना ही 14। अच्छा, एक जनगणना वाला कहीं रह गया, मिला नहीं है। हाँ, उधर था, यहाँ पे मैंने लिखा। जनगणना की बात करें तो अभी 2027 में जनगणना होगी पहली बार पूरी तरह से, जो डिजिटल तरीके से की जाएगी भारत में, है ना।
मोबाइल ऐप से ही जिसका डाटा पूरा इकट्ठा किया जाएगा, पूरी डाटा की जानकारी। हाँ, और जाति आधारित जनगणना की भी बात चल रही है, और ये कि जनगणना पे तो एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो जनगणना से प्रश्न बना ही लेते हैं। 2011 के बाद जनगणना अभी तक भारत में हुई नहीं है, यही है। चलिए, इतना ही था आपका वीडियो। आपने हमारा वीडियो देखा, और आपके लिए वही रोज़ कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियाँ आपके लिए लेकर आया हूँ। जब टूटने लगे हौसले तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के हासिल ताज नहीं होते। जब टूटने लगे हौसले तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के हासिल ताज नहीं होते। ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।